अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मोस्टली क्वेश्चंस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स से रिलेटेड थे, जिसमें आपने देखा कि एक वो रिपल्जन अट्रैक्शन वाला क्वेश्चन बहुत बार ही रिपीटेड था। और 27 हम कर चुके हैं, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। उसमें मोस्टली अब आपके पास रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जिस तरह आप 28 देखो, अब 28 में आपने क्या करना है, व्हाट आर द फोर्सेस बिटवीन द वायर्स। अब फोर्सेस बतानी है। एक्स में क्या होगी, इसमें वही है करंट की डायरेक्शन। अब देखो ये भी रिपीटेड ही है एक तरह से, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट है इसमें। सिर्फ क्वेश्चन आपके पास जो है वो उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके दिया है, लेकिन आपके पास जो है वो ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपके पास रिपीटेड है बेसिकली। और कॉन्सेप्ट रिपीटेड का मतलब यही है कि इसमें आपने ये बताना है कि इनमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन। तो आपको पता है कि करंट अगर सेम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अगर ऑपोजिट होता है तो रिपल्जन होती है। तो एक्स में आपके पास क्या होगा, अट्रैक्शन, और बी में क्या होगी, रिपल्जन, और जेड में भी क्या होगी, अट्रैक्शन। तो ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक तरह से रिपीटेड ही है, बस कॉन्सेप्ट रिपीटेड है, फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें मोस्टली अब क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड ही है। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। उसमें थोड़ा एसी भी आपके पास ऐड हो जाएगा। बाकी आप इसके ट्राई करना, फिर जो नहीं होंगे वो आप बताना, फिर हम कल उसको देख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर के साथ हमारे पास बहुत टाइम होगा। और ठीक है, इसके टोटल 50 क्वेश्चंस थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपके पास वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जब आप मैग्नेट को मूव करते हो या कॉइल को मूव करते हो तो ईएमएफ इंड्यूस होता है आपके पास कॉइल के अंदर। तो वो कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट हो गया, एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये हमारे पास इंक्लूड होंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय केबल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट वेरी हाई वोल्टेज। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो स्पेसिमेन में भी था, और ये थ्योरेटिकल में भी जो है ना वो रिपीट काफी बार हुआ हुआ है। तो खैर एक बार देख लो, इसमें उन्होंने कहा है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। अच्छा, नॉर्मली इसमें पूछ रहे हैं कि पावर स्टेशन से जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो पावर स्टेशन से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आने में क्योंकि बहुत डिस्टेंस होता है, तो उस डिस्टेंस में हम हाई वोल्टेज क्यों यूज करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम घरों में तो 230 यूज कर रहे होते हैं, 220 टू 230। लेकिन जब हम इतने दूर से ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो आपके पास थाउजेंड्स में होता है। 44,000 में करंट होता है, वोल्टेज होता है, और उसको फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम डिक्रीज करते हैं 230 तक। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन में बेसिकली आपके पास जो है वो हाई वोल्टेज का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि जब आप हाई वोल्टेज यूज करोगे तो करंट आपके पास लो हो जाएगा, ताकि रेजिस्टेंस कम हो सके। तो करंट को हम लो कंसीडर करते हैं, क्योंकि जितना हाई करंट होगा ना तो रेजिस्टेंस भी उतनी बढ़ेगी। तो करंट लो रखा, रेजिस्टेंस लो हो गई, पावर लॉस कम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होना चाहिए, डी। डी होना चाहिए, पावर लॉस भी कम हो और करंट भी कम हो, डी। ठीक है, ये बात इसमें याद रख लो, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन का जब भी क्वेश्चन होगा ना तो उसमें थ्योरी यही अप्लाई होगी, करंट लो और रेजिस्टेंस लो और पावर लॉस लो। ये तीन चीजें लो है, बस वोल्टेज हाई होता है। सर एक दफा फिर से बता दे, करंट क्यों लो होना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास करंट लो होता है ना तो करंट के ऑपोजिट एक फैक्टर होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो अगर आप रेजिस्ट करंट बढ़ा दो और जब इतनी लॉन्ग लेंथ से आप उसको पास करोगे तो रेजिस्टेंस आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो जब लो करंट की वैल्यू हम लेकर जाएंगे ना तो रेजिस्टेंस भी आपको कम मिलेगी। ठीक है, अगर आप बहुत हाई वैल्यू करंट की लेकर रेजिस्टेंस तो ज्यादा नहीं होगी सर, करंट? अगर हमारा करंट हाई होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी ना, और हमने रेजिस्टेंस ज्यादा रखनी है ताकि हम्म, पावर लॉस ना हो, ऐसे लेकिन ही है। हाँ, लेकिन वो उस कंडीशन में होते हैं जब हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली लॉन्ग ट्रांसमिशन है ना,
तो लॉन्ग ट्रांसमिशन का मतलब है वहाँ टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है, तो वहाँ हम डायरेक्ट ओम्स लॉ तरह अप्लाई नहीं कर पाते। तो वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि करंट की वैल्यू अगर हम लो रखेंगे तो जब लॉन्ग ट्रांसमिशन होगी तो लेंथ आपके पास बहुत ज्यादा होती है, वायर की बहुत डिस्टेंस होता है। तो इतने डिस्टेंस तक अगर हाई करंट फ्लो करेगा तो होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा कॉइल का जिससे करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस हाई होगी, रेजिस्टेंस हाई होगी तो वायर का मेल्ट और ब्रेक होने का आपको जो है वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम करंट को लो रखते हैं ताकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर सब मिलाकर भी हमें इतनी ज्यादा ना मिले, तो हमारा पावर लॉस भी बच जाएगा। तो वरना हमारा ये होगा कि बहुत सारी पावर तो हमारी हीट में ही लॉस हो रही होगी और वायर का भी। मतलब द मोर द हायर द करंट द हायर द पावर लॉस। जी। तो करंट आपके पास, अगर आप पावर का भी फॉर्मूला देखोगे, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर वाला, वैसे तो P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, लेकिन हम पावर लॉस जब फाइंड करते हैं तो हम रेजिस्टेंस का रेफरेंस लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस से पावर लॉस होती है। तो यहाँ पर हम V इज इक्वल्स टू आई आर सब्सटीट्यूट करें तो आई स्क्वायर आर। तो करंट की वैल्यू आप जितनी कम रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो पावर का आंसर भी उतना कम होगा। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो वो वैसे ही स्क्वायर हो रहा है, तो 2 रखोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी लेस होंगी तो पावर लॉस लेस आएगा। तो ये फॉर्मूला का रेफरेंस अगर हम यूज करना चाहें तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो रेफरेंस के लिए। और नेक्स्ट में उन्होंने पूछा इलेक्ट्रिक पावर केबल्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लार्ज डिस्टेंस यूजिंग हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट, what are the advantages of using a high voltage and of using an alternating current। इसमें भी सेम पूछा कि लार्ज डिस्टेंस पे हम ट्रैवल करवा रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस पे ट्रैवल करवा रहे हैं, लेकिन उसमें अब आपने ये बताना है कि आपका एडवांटेज क्या होगा। एडवांटेज इन द सेंस वो आपसे पूछ रहे हैं हाई वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट पिछले वाला, बस एक चीज एसी वाली ऐड कर दी इन्होंने। तो लेस एनर्जी इज वेस्टेड इन द केबल, ये तो हमें पता है, ठीक है, कि लेस एनर्जी वेस्ट होगा। और दूसरा, अब क्योंकि हमारे पास अभी जब मैं आपको बता रहा था कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस से लेकर आते हैं तो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करने के लिए। तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर किस पे ऑपरेट होता है, एसी पे। तो एसी। एसी, हाँ एसी चाहिए ट्रांसफार्मर के लिए। और एडवांटेज क्या होगा, लेस एनर्जी लॉस। डी पॉसिबल आंसर है इसका, सिंपल। ठीक है, अब इसमें ये है कि मैग्नेट आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स द कॉइल और विच चेंज इंक्रीज द साइज ऑफ द रीडिंग। रीडिंग इंक्रीज करनी है आपने, तो रीडिंग इंक्रीज करने के लिए कौन सा आप इसमें से ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। सिंपल है कि पुशिंग द मैग्नेट इन फास्टर, जितना फास्ट मूव करोगे, जितनी मोशन फास्ट होगी उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। बाकी मूविंग ऑपोजिट, पुलिंग द मैग्नेट, अनवाइंडिंग सम ऑफ करंट, ये सारे ऑपोजिट काम करेंगे, इससे करंट आपका ईएमएफ डिक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की कंडीशन है, आइडियल ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी वोल्टेज, ये आपके पास आ गया प्राइमरी वोल्टेज वीपी और सेकेंडरी वोल्टेज वीएस। द सेकेंडरी कॉइल इज अटैच्ड टू a resistor of resistance 120 ohm, आर रेजिस्टेंस आ गई। और उन्होंने कहा ये है कि what is the power dissipated in the resistor and the current in the primary coil। तो पावर डिसिपेशन आपने कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। उन्होंने सिर्फ आपको वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दी है, और करंट की वैल्यू आपने बतानी कि करंट आपके पास क्या होगा। और पावर क्या होगी। अच्छा, पावर डेसिपेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। देखो पावर का एक फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू वी आई जर्नल। अब हमें चाहिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस, हमें ये दो चीजें चाहिए, तो हम इसमें से I को हटा देते हैं। I को सब्सटीट्यूट करेंगे किससे, V इज इक्वल्स टू आई आर में से V ओवर आर अगर हम लेते हैं तो I हमारा सब्सटीट्यूट हो गया, तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो पावर डेसिपेशन आ जाएगी, आई स्क्वायर आर कर तो दे लेकिन आई की वैल्यू नहीं है हमारे पास,
पहले आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर आर करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120, 480 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सी और डी में से पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, वोल्टेज का स्क्वायर करना है ना, वोल्टेज हमारा कितना है आउटपुट में, 240 है। 240 का स्क्वायर का मतलब है आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो या सिंपल स्क्वायर कर लो, डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो 480 आ रहा है अभी तक आंसर, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल कर देते, तो सी और डी में से होगा। अब बात रह गई इलेक्ट्रिक करंट की। अब करंट कैसे निकालोगे? अब आप देखो आइडियल ट्रांसफार्मर उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, जब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात होती है तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, इनपुट और आउटपुट आपका कैसा होता है, सेम। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पावर प्राइमरी कॉइल की होगी वही पावर सेकेंडरी कॉइल की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी जो पावर आपने कैलकुलेट की है 480, तो वही हमारी प्राइमरी की पावर होगी 480। तो 480 पावर आ गई और वोल्टेज आपके पास गिवन है 600, तो उससे करंट निकाल लो। P इज इक्वल्स टू वी आई का फॉर्मूला लगाओ और करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। I इज इक्वल्स टू P ओवर V। कितना आंसर आ रहा है? P आ रहा है। ठीक है, तो C वाला ऑप्शन टिक कर लो। कैलकुलेशन आपको पता चल गई कैसे करनी है। सर मुझे समझ नहीं आई बीच में से। कौन सा वाला स्टेप समझ नहीं आया? पावर डेसिपेशन तक समझ आ गई, जो पावर कैलकुलेट की। उसका फॉर्मूला कैसे जनरेट किया आपने? बेसिकली इसमें ना पावर के 3 फॉर्मूला बनते हैं। P इज इक्वल्स टू वी आई होता है जर्नल, जब वोल्टेज और यानी करंट। मुझे तो लगा कि हम हमारे पास जो दो हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, उसका और हम फिर करंट का रेशियो निकाल के करें। वैसे भी कर सकते थे, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा इक्वेशन पूरी करनी पड़ती, और प्रॉब्लम ये था कि करंट एक भी नहीं गिवन, दो साइड अननोन वैल्यू होती, क्या करते फिर हम। और उन्होंने कोई नंबर ऑफ टर्न्स का भी रेशियो नहीं दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर लें, तो आपको करना ऐसे ही पड़ता। तो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट जो होता है, ये नॉर्मल पावर होती है जब हम किसी अप्लायंस की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं ना पावर डेसिपेशन, यानी आपके पास पावर जो आपके पास यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है रेजिस्टेंस में, तो वेस्ट ही हो रही है एक तरह से, हमारे काम की तो नहीं होती। तो फिर इस फॉर्मूला को ओम्स लॉ की हेल्प से दो तरह ड्राइव कर सकते हैं। अगर V की जगह पर आई आर लगा दिया जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये तब यूज करते हैं जब रेजिस्टेंस का रेफरेंस हो। और इसी तरह से अगर I की जगह पर ओम्स लॉ लगा दो आप, तो वो बनता है V ओवर आर। तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा पावर का V इंटू वी ओवर आर, दैट इज V स्क्वायर ओवर आर। तो ये दो फॉर्मूला बनते हैं हमारे पास पावर के। ओके, तो सर आपने ये सब बताया कि 480 दोनों की सेम होगी। अब ये ऐसे पता चला दोनों की पावर सेम होगी, क्योंकि जब आइडियल ट्रांसफार्मर होता है तो दोनों आपके पास साइज सेम होती है, चाहे वो आप वोल्टेज के रेफरेंस से देख लो या पावर के रेफरेंस से देख लो। मतलब वोल्टेज का रेफरेंस ऐसा कि आउटपुट जब टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी पावर आपकी सेम होगी, और जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट के इक्वल होगा, इस तरह से। ओके, थैंक यू। और बाकी 5 में उन्होंने फिर से डीसी मोटर दे दिया, डीसी मोटर को अभी छोड़ देते, डीसी मोटर ऊपर हम देख कर आए। 6 वाले में देख लेते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एसी जनरेटर की। AC generator यानी अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, डायरेक्शन चेंज। सो व्हेन द कॉइल मेक्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, आपने बताना है कौन सा ग्राफ आपका होगा करेक्ट। डी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक मोशन फॉरवर्ड होगी और एक मोशन बैकवर्ड होगी। तो एक रेवोल्यूशन का मतलब है एक बार फॉरवर्ड गया और बैकवर्ड आ गया, तो आपकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी। जिस तरह एक वेव कंप्लीट होती है, एक ट्रस्ट और एक ट्रक। बट डीसी इट वुड हैव बीन सी। हाँ, अगर डीसी होता तो सी हम टिक कर लेते। ठीक है, क्योंकि उसमें डाउनवर्ड तो होती नहीं है, मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है। तो बेसिकली हम उसमें ए भी मार्क कर सकते थे। अगर हम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसमें ग्राफ दो तरह से बनता है, तो हम उसमें ए को बेस्ट मार्क करते क्योंकि उसमें एक फिक्स वैल्यू मिलती। सी में वेरिएशन आ रही है। ठीक है,
और उसके अलावा फिर उन्होंने फैक्टर्स का क्वेश्चन पूछा है। द कॉइल ऑफ वायर इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव एमीटर। इसमें भी नॉट का पूछा है इन्होंने कि किसकी वजह से चेंज नहीं आएगा। इजी है ये भी, ठीक है। बी, क्योंकि रेजिस्टेंस से हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फैक्टर ही नहीं है, सीधी सी बात है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और इसमें आपने कम्यूटेटर बताने फिर से, कौन सा, क्योंकि इसमें बी में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, तो हमारे जो फैक्टर है ना वो फैक्टर्स में एमीटर रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर ही नहीं होता। बाकी फैक्टर देखो, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, उससे ईएमएफ इंड्यूस। सर वैसे भी इसमें करंट डिक्रीज नहीं होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से? बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे पास हम फैक्टर्स की बात करें ना, तो ये फैक्टर भी इंक्रीज करता है, ये फैक्टर भी इंक्रीज करता है, ये भी। तो नॉट का वर्ड उन्होंने यूज किया, तो नॉट का मतलब ये कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपकी ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगी। और 8 वाले में डी है। फिर से ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, नंबर्स देख लो एक बार उसमें क्या दिए हैं और कैलकुलेशन देखो क्या होगी, एक बार ट्राई करो। अच्छा, इस बार दोनों वोल्टेज दिए हुए उन्होंने। लैंप का मतलब है लैंप आउटपुट पे लगेगा, तो यानी सेकेंडरी, और मेन पावर आपकी प्राइमरी। करंट दोनों के दिए हुए, करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल भी दिया हुआ है, करंट ऑफ सेकेंडरी भी दिया हुआ है, जो हमें मिल रहा है आउटपुट में। और एफिशिएंसी बतानी है आपने ट्रांसफार्मर की। अच्छा, अब एफिशिएंसी का देखो फॉर्मूला उन्होंने पुराने टॉपिक से लिंक किया है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप क्या यूज करते थे? जर्नल फॉर्मूला बताओ एफिशिएंसी का। आउटपुट ओवर टोटल इनपुट हम्म, मल्टीप्लाई बाय 100। यूजफुल आपके पास जो आउटपुट होगा वो, और डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। तो अगर आप इसमें डिवाइड करते हो तो डिवाइड किस क्वांटिटी को करोगे? पावर को, क्योंकि वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल होगी पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट हमारा जो है वो प्राइमरी की तरफ से जा रहा है, आउटपुट हमें सेकेंडरी पे मिल रहा है। तो सेकेंडरी के फैक्टर को ऊपर रख के और प्राइमरी के फैक्टर्स को नीचे रख के हम डिवाइड कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय पावर ऑफ प्राइमरी, तो वी एस आई एस डिवाइडेड बाय वी पी आई पी। तो आंसर कैलकुलेट करके देखो क्या आती है एफिशिएंसी। वी पी, वी एस, बल्कि वी एस पहले 12, 2, 24 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 0.1। कितनी एफिशिएंसी आई? इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ठीक है, तो 0.96 आंसर आ रहा है। तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी, सिंपल सी, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था, सिंपल, और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिंक कर दिया। इसमें भी आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एसी की। इसमें उन्होंने कहा है कि जनरेटर रोटेट्स 20 टाइम इन 1 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक ग्राफ ऊपर दिया, उसमें लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल इज स्टेडली इंक्रीज, और विच ग्राफ बेस्ट शोज हाउ द आउटपुट चेंज। अब वो कह रहे हैं कि स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, आपके पास जो रोटेशन की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब आपने ये बताना है कि आपका जो चेंज होगा
वो चेंज कौन सा बेस्ट शो कर रहा होगा। ये आपके पास ग्राफ थोड़े से डिटेल्ड हैं, ये सारी डायग्राम आ गई। अच्छा, अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो स्पीड इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल स्टेडली इंक्रीजेस। तो अगर स्पीड आपके पास इंक्रीज हो रही है तो आपके पास जो है वो ग्राफ में एक टाइम का फैक्टर है और एक आउटपुट वोल्टेज का फैक्टर है। तो अगर स्पीड इंक्रीज करते तो अभी आप देखो, हमने फैक्टर्स पढ़े थे एसी जनरेटर में। एसी जनरेटर में आपने पढ़ा है कि अगर हम स्पीड बढ़ाते तो हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो बढ़ेगा। ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ करते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग करते हो मैग्नेटिक फील्ड को, तो भी हमारा आउटपुट बढ़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो भी हमारा आउटपुट बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ द रोटेशन, अगर आप स्पीड ऑफ द रोटेशन बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यानी वोल्टेज वो इंक्रीज होना चाहिए। और टाइम क्या होगा, टाइम शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, टाइम डिक्रीज हो जाता है, इन्वर्सली है। तो इसका मतलब है ऐसा ग्राफ चूज करना है जिसमें टाइम श्रिंक होता हुआ नजर आए और वोल्टेज आपको बढ़ता हुआ नजर आए। एक आंसर आया था बी, तो वो टाइम के रेफरेंस से बिल्कुल सही बताया था आपने, लेकिन वोल्टेज को भी देखना है आपने। ठीक है। तो वोल्टेज आपके पास जो है वो डी बिल्कुल एक्यूरेट सही बता रहा है, उसमें दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। टाइम भी श्रिंक हो गया और आपकी जो फाइनल ईएमएफ होगा वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है। अच्छा, ये कोर टाइम कैसे वाला श्रिंक किया? टाइम श्रिंक इस तरह से हो गया कि आप वेव देखो ना, वेव हमने कितनी श्रिंक कर दी। तो इसका मतलब है हम टाइम शॉर्ट कर रहे हैं, और पहले देखो वेव कितनी देर बाद एक कंप्लीट हो रही थी, और अब इतनी टाइम में कितनी वेव जनरेट हो गई, एक, दो, दो भी कंप्लीट हो गई। मतलब 1.5 कंप्लीट हो गई, पहले से ज्यादा आपके पास वेव्स कंप्लीट हो रही है, क्योंकि यहाँ से आप कंपेयर करो इस वाले पाथ, ओके। तो वेव्स ज्यादा हैं आपकी। ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 तो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर का है। आयरन यूज करते हैं, इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। बहुत बार ये रीजन डिस्कस कर चुके हैं हम। और करंट इज प्रोड्यूस व्हेन अ वायर इज मूव बिटवीन टू मैग्नेट्स एज शोन, बट विच डिवाइस यूज दिस इफेक्ट। अब इसमें मोशन से हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे करंट पहले से नहीं है, यहाँ पे हम मूवमेंट करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो कौन सी डिवाइस ये इफेक्ट यूज करती है, जनरेटर या मोटर। ठीक है, हम एसी जनरेटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसमें हम मोशन करने के बाद जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, और मोटर इसके ऑपोजिट चल रही होती है, वो करंट से मोशन प्रोड्यूस कर रही होती है। तो मोशन बेसिकली जो है वो आपके पास मोटर वाला डीसी में आता है, और जनरेटर जो है वो एसी में आता है। अभी दोबारा से आ गया ट्रांसमिशन इन लॉन्ग डिस्टेंस वाला। ट्रांसफार्मर इज यूज टू कनेक्ट अ जनरेटर। अभी ऊपर क्वेश्चन था, उसमें दो बॉक्स बने हुए थे, उसमें दोनों चीजें एक साथ पूछी थी, इसमें एक चीज एक ही बार पूछी है। ठीक है। तो आपका जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये भी रिपीटेड है आपके पास 14। 15 में आपने बताना है कि आउटपुट क्या होगा सिंपल एसी जनरेटर का। 15 में बी, क्योंकि वो प्रॉपर आपको अप एंड डाउन दोनों साइड्स दिखा रहा है, और कंप्लीट आपके पास जो है वो मूवमेंट भी है। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस तो खैर इजी था। अच्छा, ये वाला लेंस लॉ से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने पूछा है कि विच पोल इज प्रोड्यूस्ड एट एक्स व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड इन एंड व्हेन इट इज मूव्ड आउट। तो जब मूव इन करेगा तब क्या होगा, मूव आउट होगा तब क्या होगा। तो जब मूव इन कर रहा होगा, तो मूव इन में आपको पता है नॉर्थ यहाँ पर है, तो हमने इसको अपोज करना है। तो मूव इन करते वक्त नॉर्थ होगा, और जब मूव आउट कर रहा होगा, ये मूव इन के लिए हो गया, और मूव आउट कर रहा होगा तो साउथ आएगा यहाँ पे। तो मूव इन पे नॉर्थ और मूव आउट पे साउथ।
तो बी ऑप्शन। ठीक है, लेंस लॉ। ठीक है, ये वाला भी आपके पास रिपीट हो गया। यहाँ पे ग्राफ थोड़ा साफ सुथरा बना हुआ है, वहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, बट डायग्राम की ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज कर दी। ठीक है, वो आपको दिख भी रहा होगा। पूछा वो ये, द स्पीड ऑफ द जनरेटर इज डबल। तो बेसिकली स्पीड आपके पास डबल हो गई। स्पीड डबल करने का मतलब है, पहले आप 2 सेकंड में कितनी वेव जनरेट कर रहे थे, मतलब 1 सेकंड में एक वेव बन रही थी। तो अब डबल करने का मतलब है 1 सेकंड में 2 वेव्स बननी चाहिए। ठीक है, और ईएमएफ भी आपका बढ़ जाना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी। क्योंकि 1 सेकंड में 2 वेव्स बन रही है और आपका एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया पहले वाले से। पहले 1 था, अब आपका 2 हो गया। ठीक है, अच्छा ये वाला भी स्किप कर देना, क्योंकि ये हम पीआरओ वाला नहीं आता डिटेल आपके पास। और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये भी फैक्टर ही है सिंपल। किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस। ये भी एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन था, पहले भी ये आपके पास आ चुका है। और इसमें ये पूछ रहा है कि डायग्राम शोज पार्ट ऑफ एन एसी जनरेटर इज व्हेन इट्स कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। द ग्राफ शोज द वोल्टेज आउटपुट प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। और व्हेन द कॉइल, अच्छा जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में होगी तो ग्राफ पे आप कौन सा पॉइंट मार्क करोगे? क्योंकि हमने पढ़ा था जब हॉरिजॉन्टल होती है ना, तो हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल मैक्सिमम हमें फोर्स मिलती है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, अभी हम डीसी में भी ये डिस्कस कर रहे थे। जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो वर्टिकल पर क्या होता है, वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर भी जब वर्टिकल मूवमेंट होगी तो वर्टिकल में क्या होगा कि आपके पास इफेक्ट मिनिमम होगा। तो मिनिमम होने का मतलब क्या हुआ कि जब आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थे, तो हॉरिजॉन्टल जब आप रोटेट कर रहे थे तो रोटेशन में आप इंक्रीज करोगे। फिर जैसे ही आपका 90 डिग्री हो जाएगा, आप दोबारा से अपनी मीन स्टेट यानी जीरो पर आ जाओगे, क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन रिवर्स होनी है। फिर इसके बाद आपकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो फिर से 360 पर आकर आप जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब वो वर्टिकल होगा, वर्टिकल पोजीशन में आने के बाद कौन सा पॉइंट आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है, बी। ठीक है, क्योंकि बी बिल्कुल जीरो मीन पोजीशन पर है। ए जो है ना, ए आपके पास मैक्सिमम बता रहे हैं। और मैक्सिमम तब होता है जब आप बिल्कुल पैरेलल होते हो। जिस स्टेट में अभी डायग्राम गिवन है वो पैरेलल स्टेट है। वर्टिकल का मतलब ये कि कॉइल आपके पास जो है वो कुछ इस स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक साइड अप एक साइड डाउन। और इसमें पूछा है कि विच डिवाइस प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिंग आउटपुट। कौन सी डिवाइस ऑल्टरनेटिंग आउटपुट देगी? बी। अच्छा बी में देखो, बी में कम्यूटेटर लगा हुआ है। तो बी में कम्यूटेटर है। तो बी में कम्यूटेटर का मतलब ये हुआ कि आपके पास वहां पे डीसी की बात हो रही है। तो कम्यूटेटर का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे डीसी की बात हो रही है, तो ऑप्शन वाई नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स और जेड हो सकता है, क्योंकि एक्स और जेड में आपको पता है यहाँ पे स्लिप रिंग्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपके पास नेबरिंग कॉइल का कॉन्सेप्ट है। तो डी। ठीक है, और इसमें है कि मैग्नेट आपके पास कॉइल के
जो है वो इनसाइड से अगर मूव करता है, फॉल टुवर्ड्स द कॉइल, द गैल्वानोमीटर पॉइंटर गिव्स द मोमेंटरी डिफ्लेक्शन टू द राइट ऑफ द जीरो पोजिशन, द मैग्नेट मूव्स अप थ्रू द कॉइल, व्हाट हैपेंस टू द गैल्वानोमीटर पॉइंटर, ठीक है, एज द मैग्नेट फॉल्स अवे फ्रॉम द कॉइल। जब वो टुवर्ड्स कॉइल पर गया तो उन्होंने कहा कि डिफ्लेक्ट टू द राइट, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में गया जब मैग्नेट आपके पास डाउनवर्ड आ रहा था। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो आपके पास अवे मूव करेगा तो डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल सी बात है, डी, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पर होगी डिफ्लेक्शन डी, क्योंकि ऑपोजिट होगी डायरेक्शन तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। इसके सवाल इजी है थोड़े से। और ये वाला फिर से मैग्नेट वाला आ गया, वाई नॉट ए, इट गिव्स, अच्छा देखो कंटिन्यूस का मतलब पता है क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब ये हुआ कि आपके पास वो वैल्यू फिक्स दे रहा है आउटपुट पे। आपको पता है कि वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि जब मैग्नेट अवे जा रहा होगा तो वो जब मैक्सिमम फील्ड का चेंज होगा तब डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन मैग्नेट जब बहुत दूर निकल जाएगा तो वो वापस जीरो पर आ जाएगा, तो वो कंटिन्यूस नहीं रह सकता, ठीक है। तब तक मोशन आपकी रहेगी, तब तक डिफ्लेक्शन आपको दिखती रहेगी, लेकिन जैसे ही आपकी मोशन स्टॉप हुई या आप फील्ड से बहुत दूर चले गए तो आपका आंसर जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अब मोस्टली क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, फैक्टर्स फैक्टर्स फैक्टर्स। और एक ग्राफ वाला और देख लेते, बस फिर इसको यहाँ तक आज एंड करते हैं। ये भी वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 27, तो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, रिपीटेड है। तो मोस्टली आप देखो इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं इन दोनों सेक्शंस में, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही है ना, बार बार वही चलते आ रहे हैं। इसमें भी आपने बताने कि हाई वोल्टेज वेरीज विद टाइम एंड द जनरेटर रोटेट्स एट ट्वाइस द ओरिजिनल स्पीड। ट्वाइस का मतलब ये है कि पहले आप 4 सेकंड्स में एक वेव बना रहे थे, अब आप डबल बनाओगे और आपकी हाइट भी डबल हो जाएगी, तो हमने एम्पलीट्यूड भी बढ़ा दिया और नंबर ऑफ वेव्स भी 2 कर दी, तो डी, ठीक है यहाँ तक।